Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of बंसल क्लासेस ओडिशा एंड पिछली क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी करंट टॉपिक है तो उस पे ही हम आज बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं हम ईएमएफ पे। पिछली क्लास में हम यहाँ तक देख चुके थे ईएमएफ के बारे में कि व्हाट इज ईएमएफ। EMF is electromotive force but this is not a force। ये पहली बात फोर्स नहीं है, ये क्या है? This is work done by battery और वो भी किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ट्रांसफर करने में जो बैटरी वर्क करती है वो होता है उसका वर्क डन। और वो वर्क डन किसके बराबर होता है? EMF के। ओके सो और ये EMF E और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बैटरी का वो आउटपुट होता है। इस केस में आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E माइनस आई आर। इसका मतलब आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। इनपुट E ज्यादा है, आउटपुट कम है। तो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E से कम है। ये हुआ डिस्चार्जिंग की बात, ठीक है। ईएमएफ और देखो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों मिला के इसको कहते हैं बैटरी कंप्लीट। तो ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आउटपुट होगा और ईएमएफ बेसिकली वर्क डन है। ओके अब ये चार्जिंग की बात हुई। अब हम बात करते हैं जब बैटरी, ये डिस्चार्जिंग की बात हुई जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं? बेसिकली लाइक ये एक बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो ये पूरा जो बॉक्स है ये एक बैटरी है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है ये सिंपल R की तरह ही बिहेव करता है, बस इससे जो एनर्जी रेडिएट होती, हीट या फिर जो भी, वो हमारे काम नहीं आती। ये बेसिकली एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है, ठीक है। अब इसको चार्ज करने के लिए हम इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कराते हैं, आई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ताकि ये चार्ज हो जाए। जब नेगेटिव इधर से ऐसे फ्लो होगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी और वो बाहर एनर्जी को बाहर भेजेगी रेजिस्टेंस में। अब सपोज इसका EMF ही है तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो अब पोटेंशियल डिफरेंस अब देखते हैं। लेट्स से यहां का पोटेंशियल है 0, तो अब करंट ऐसे आ रहा है तो करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहां का होगा IR और फिर यहां और बढ़ेगा तो यहां का होगा E। तो अब पोटेंशियल कितना है? E माइनस आई आर, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जब ये आया, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? जो हमारा जनरल सर्किट होता है, एक मिनट, यहां पर E प्लस आई आर है, सॉरी, ये आई आर और प्लस E। और जब डिस्चार्ज होती है तो E माइनस आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ऑन डिस्चार्जिंग। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? दोनों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका ज्यादा भी हो सकता है E से, कम भी हो सकता है E से, या बराबर भी हो सकता है E के, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, चार्जिंग में ज्यादा होगा, डिस्चार्जिंग में कम होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा। अच्छा अब हम देखते हैं कि बैटरी जब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हो तो सर्किट को कैसे डील किया जाता है। लेट्स से एक सर्किट है और ये जैसे एक सर्किट EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये बैटरी है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने स्मॉल कैपिटल R लगा रखा है। और अब आपसे पूछा है कि करंट इन कैपिटल R,
इस आर में करंट कितनी फ्लो होगी, है ना। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो इस आर को आप एज ए रजिस्टर ही ट्रीट करेंगे और करंट निकालेंगे। फर्क कहां पड़ेगा कि इस आर के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, उससे बैटरी हीटअप होगा, आपको उससे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन करंट में ये रेजिस्टेंस भी अपना रोल प्ले करेगा। अब कितनी करंट फ्लो होगी तो आप देख लीजिए, या तो चाहे तो आप केवीएल लगा लो। मैं क्या करता हूं, ये देखो ये आर और ये आर किस में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया सर्किट में, आर प्लस स्मॉल आर, और ईएमएफ कितना है ई, या फिर यूं कह लो एक आइडियल बैटरी है वी वोल्ट की जिसका पोटेंशियल है ई, तो करंट कितना हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। आप चाहें तो केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप मान लें कि करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है और आप यहां से शुरू कर लें, करंट आई है तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल करंट ऐसे जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में घटेगा तो यहाँ का हो जाएगा माइनस आई आर, माइनस तो जीरो माइनस आई आर, फिर आगे ई बढ़ जाएगा, फिर आगे इसमें फिर इस डायरेक्शन में घटेगा तो माइनस आई कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी आप आई देख सकते हैं कितना होगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो करंट निकालने के लिए आप इस आर को भी एक रजिस्टर की तरह ट्रीट करेंगे और इसके साथ सीरीज में ऐड कर देंगे। इससे आपको मिल जाएगी कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। अब करंट आपको मिल चुकी है, अब वो पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब आउटपुट कितना है बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आउटपुट कितना है। तो आउटपुट बेसिकली यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल वी, तो ये जो वी है ये ही आउटपुट है। अब वी कितना है, v है आपका e माइनस आई आर, जीरो माइनस आई आर प्लस ई, तो v इज e माइनस आई आर। और i आपने अभी निकाल लिया, i कितना है e अपॉन r प्लस स्मॉल r इंटू आर। तो यहां से आप देख सकते हैं v कितना होगा e आर प्लस ई स्मॉल आर माइनस ई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस या आउटपुट जो होगा वो होगा ई आर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस विल बी आउटपुट। ओके, और इनपुट कितना है, इनपुट यहां पर बैटरी का जो ईएमएफ है वो इनपुट है, इनपुट है ई, तो ई। तो अब आप यहां पर एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हो गया ई आर अपॉन इनपुट हो गया आर प्लस स्मॉल आर, ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये तो आउटपुट है और इनपुट है ई इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया परसेंटेज एफिशिएंसी, आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100। गॉट माय पॉइंट। तो अगर ये स्मॉल आर जीरो होता है तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। चलिए हम एफिशिएंसी पर चर्चा करते हैं इसकी। तो हमने अभी देखा कि परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आई, आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100, है ना। और अगर यहां पे स्मॉल आर जीरो हो इन केस ऑफ आइडियल बैटरी, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 100%। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, एफिशिएंसी 100 कभी हो नहीं सकती क्योंकि आइडियली बैटरी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ आयंस होंगे और वो उन आयंस के कारण कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। अब देखते हैं कि बैटरी और क्या क्या इसमें हम एफिशिएंसी में और क्या देख सकते हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लो कि एक सर्किट है और ये एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, नाउ ये है 0.5 ओम और ये बैटरी है 10 वोल्ट, ईएमएफ 10 है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि आपको एफिशिएंसी कितनी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी आर तो 0.5 है अपॉन आर प्लस आर तो 2.5 इंटू 100, तो ये कितनी होगी, दिस विल बी 20%। कितनी एफिशिएंसी, 20%। अब चलिए इसको बढ़ाते हैं, 0.5 की जगह
अपन बढ़ा के कर देते हैं 2 ओम, इसको 2 कर लेते हैं और ये 10 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2। अब एफिशिएंसी कितनी होगी, तो अब एफिशिएंसी होगी आपकी 2/2 प्लस 2 इंटू 100, तो ये आएगी 50%। अब अगर मैं इसको 2 से बढ़ाता हूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो एफिशिएंसी 50 होगी या उससे कम। देखो 2 से कम था तो 20 थी, अब 2 से ज्यादा हो रहा है तो कितनी होगी देखते हैं। मान लेते हैं इसको कर देते हैं अपन 2 से बढ़ा के कर देते हैं 3 ओम या फिर 4 ओम। तो ये 4 ओम है और ये हो गया आपका 10 वोल्ट और ये 2 ओम। तो अब एफिशिएंसी कितनी होगी, अब एफिशिएंसी होगी 4/4 प्लस 2 इंटू 100। तो 4/6 या फिर यूं कह लो आप 2/3 ऑफ 100, मतलब ये हो गया 33 इंटू 2 66%। तो जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है बेसिकली, देखो एफिशिएंसी ये है R/R प्लस स्मॉल r इंटू 100। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/r को नीचे डिवाइड कर दें 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू 100। तो ये R कैपिटल R जितना ज्यादा होगा ये क्वांटिटी उतनी ही कम होगी, और ये क्वांटिटी जितनी कम होगी ये क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होगी। गॉट माय पॉइंट। अगर स्मॉल r 0 हो गया तो 100% हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R बराबर हो गए तो 1 + 1 2 50% हो जाएगा। R को आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे R बढ़ेगा एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते जाएंगे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और इंटरनल को आप घटाते जाएंगे एफिशिएंसी घटती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात हुई एफिशिएंसी की। आप इस 4 ओम को, आप जैसे ये 2 ओम है, आप इसको कर लें 998 ओम 4 ओम की जगह, तो अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 998/998 प्लस 2000 इंटू 100, कितनी हुई 99.8%, लगभग लगभग 100%। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन पावर के बारे में क्या, अब पावर की बात करते हैं कि अब देखो आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है ना, तो पावर तो घटनी शुरू हो जाएगी ना, कैसे घटेगी वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो पहले तो आप एफिशिएंसी का ग्राफ देख लें, कैसा ग्राफ बनेगा एफिशिएंसी और कैपिटल आर में, क्योंकि ये आर ही वेरिएबल है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें जैसे जैसे आप आर को बढ़ाते जाएंगे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और जब आर आपका स्मॉल आर के बराबर होगा तो एफिशिएंसी कितनी होगी 50%। तो ये बात हुई। अब पावर के बारे में बात करते हैं। पावर बैटरी की जो होगी वो पावर ऑफ बैटरी, या फिर पावर ही देख लेते हैं अपन। देखो पावर का मतलब क्या है, अब यहां पर पावर इनपुट होगा पावर आउटपुट होगा। पावर इनपुट कौन करेगा, बैटरी करेगी, है ना। जैसे मान लो कि ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये बैटरी ईएमएफ ई की, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बैटरी ईएमएफ ई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो यहां पर जो भी आपको आउटपुट मिलेगा ना वो इस रेजिस्टेंस से मिलेगा, ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहां से मिलेगा आपको आउटपुट, है ना। और इनपुट कौन देगा, ये ईएमएफ, ये खाएगा और इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा कि करंट ऐसे फ्लो होगा आई, है ना। अब इसमें पावर आउटपुट कितना होगा, पावर आउटपुट कितना होगा, पावर आउटपुट होगा
आउटपुट रेजिस्टेंस आर दे रहा है, तो आर में कितनी करंट फ्लो रही है, आई, तो पावर आउटपुट क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, हमने ये डिस्कस किया था, पावर आउटपुट आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और इनपुट कौन दे रहा है, ईएमएफ ई, ईएमएफ ई जैसे देखो मैंने कहा था कि पावर क्या होता है, वी आई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका पावर क्या होता है, वी आई, तो इस रेजिस्टेंस का भी वी आई है और इसका वी जो है वो आई आर है, इसलिए आई स्क्वायर आर हो गया। अब इस ये बैटरी से करंट कितनी फ्लो हो रही है, ई, तो पावर इनपुट क्या होगा, करंट फ्लो हो रही है आई, तो पावर इनपुट होगा ईएमएफ ई इंटू आई, ईएमएफ वोल्टेज दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। तो पावर इनपुट क्या होगा, ईएमएफ ई इंटू आई, ये बैटरी की इनपुट पावर है, गॉट माय पॉइंट। और ये है आउटपुट पावर। अब आउटपुट पावर को थोड़ा देखो तो करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में, तो आई होगा आपका ई अपॉन आर प्लस आर, ये भी बातें हमने कर ली, नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, तो आई ई अपॉन आर है, तो पावर आउटपुट कितना हुआ, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर, ओके, ये पावर आउटपुट है। अब ये पावर आउटपुट जो है वो रेजिस्टेंस का फंक्शन है, पावर आउटपुट किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब हमें चाहिए मान लो कि मैक्सिमम पावर आउटपुट हो, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो, भाई देखो इनपुट ये ई आई है, इसका यूज करके हमने निकाल लिया था पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी ना, आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, ये रहा पावर आउटपुट और पावर इनपुट इज ई आई, आई आपको पता है ई अपॉन आर, तो एफिशिएंसी वही आएगी, एफिशिएंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं एफिशिएंसी एक अलग चीज है और पावर एक अलग चीज है, ठीक है। तो अब पावर आउटपुट को मेरे को मैक्सिमम करना है, सो फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या करें, तो पावर किसका फंक्शन है, कैपिटल आर, तो डिफरेंशिएट कर लो, डी पी अपॉन डी आर को कर लो जीरो, इसको आप डिफरेंशिएट करें और इसको जीरो करें, मैंने कर लिया है, और मैंने इसको डिफरेंशिएट करके पाया कि ये जब जीरो होगा उस टाइम पे कंडीशन आएगी कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, बोले तो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और internal resistance of battery इक्वल, जब दोनों बराबर होंगे तब पावर आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और याद करो जब पावर आउटपुट ये जब आर और स्मॉल आर बराबर थे तो एफिशिएंसी कितनी थी, 50%, तो पावर आउटपुट मैक्सिमम है उस समय एफिशिएंसी 50% है ना। तो पावर का कैसा ग्राफ बनेगा और एफिशिएंसी का, दोनों का कंबाइन ग्राफ बनाएं अगर हम, तो देखो तो पावर में R इक्वल टू स्मॉल r पे मैक्सिमम है, तो उस R जीरो पे तो जीरो होगा पावर, और उसके बाद ये घटनी शुरू हो जाती है पावर ऐसे, ठीक है। और R इक्वल टू R पे एफिशिएंसी कितनी है, 50%, ये पावर का ग्राफ है, पावर और कैपिटल आर में, और एफिशिएंसी का ग्राफ कैसा था, ऐसा, R इक्वल टू R पे एफिशिएंसी कितनी आई थी, 50%, तो यहां पर पावर तो मैक्सिमम होगा, ये जो पावर आउटपुट है ये तो मैक्सिमम पावर आउटपुट है, लेकिन इस टाइम पे एफिशिएंसी कितनी है यहां पर, 50%। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए या मैक्सिमम पावर चाहिए, उस हिसाब से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेट करेंगे उसमें, ठीक है। अच्छा
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सो दिस इज द क्वेश्चन, और ये है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ये है 1 ओम, ये है 6 ओम और ये है x ओम। फाइंड x such that पावर इज मैक्सिमम। जब वो पावर बोले सर्किट की पावर मैक्सिमम, इसका मतलब पावर आउटपुट की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ मैक्सिमम पावर के लिए x कितना। तो मैक्सिमम पावर के लिए x, तो मैक्सिमम पावर तभी निकलेगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो। मतलब 1 प्लस ये 1 प्लस 6x अपॉन 6 प्लस x इक्वल्स टू 3, और यहां से मिल जाएगा x बराबर 3 ओम। x को 3 रख दो और ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये अगर 3 ओम होता है तो इन तीनों से मिला के जो पावर निकलेगी वो मैक्सिमम निकलेगी। और अगर पूछे कि उस टाइम पे एफिशिएंसी कितनी होगी तो 50% होगी। अब आपसे एफिशिएंसी भी पूछा जा सकता है कि फाइंड x सच दैट एफिशिएंसी इज 20%। निकालो x कितना होगा 20% के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पावर और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। पावर अलग चीज है, एफिशिएंसी बिल्कुल अलग चीज है। तो ये चीजें थी बैटरी से रिलेटेड। उसका ईएमएफ क्या होता है, उसका पावर आउटपुट क्या होता है, पावर इनपुट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये आपके बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और बैटरियों का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है तो वो आपको देखना है। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, यहां पर बैटरियां भी होगी और उनका ईएमएफ भी होगा। तो ये आप दोनों कंबाइन करके चलेंगे और उनका रेजिस्टेंस भी होगा। तो जैसे मान लो कुछ बैटरियां ऐसे जुटी हुई है। लेट्स से एक डायग्राम बनाते हैं। ये बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसे मान लो ये 3 बैटरियां जुड़ी हुई है और इन तीनों ये ऐसे जुड़ी हुई है सीरीज में। अब इसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 R2, E3 R3। हमें पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ कितना होगा और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। या फिर आप यूं कहो कि आप इन 3 बैटरियां ना लगा के एक बैटरी लगाओ तो उसका ईएमएफ कितना होना चाहिए और उसका रेजिस्टेंस इंटरनल कितना होना चाहिए ताकि सेम इफेक्ट आए। ठीक है, तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। इसको हम रिप्लेस करेंगे एक सिंगल बैटरी से और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो चलिए ये लो भैया, सिंगल बैटरी आपने ये लगा दी और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा दिया। तो ये तो हो गया आपका ईएमएफ इक्विवेलेंट और ये हो गया उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। लेकिन इफेक्ट सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसमें भी करंट आई फ्लो होना चाहिए, इसमें जो आई फ्लो हो रहा था। इफेक्ट सेम का मतलब है ये, है ना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। यहां से यहां का पोटेंशियल 0, यहां आप ईएमएफ की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करो। तो माइनस IR3 प्लस E3 माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस E1। ये पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इसमें भी यही पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। तो ये कितना है,
E3 प्लस E2 प्लस E1, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अच्छा, इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा पोटेंशियल डिफरेंस E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों का बराबर करके अगर कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? E1 प्लस E2 प्लस E3 के। I से I कंपेयर हो गया। R इक्विवेलेंट किसका हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो E इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R1 plus R2 plus R3. So this is the solution for series combination. ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये तो सारी बैटरियों की सेम पोलैरिटी है, मतलब कोई भी अपोजिट पोलैरिटी में यहां पर जुड़ी भी नहीं है। मान लो कोई अपोजिट पोलैरिटी में हो, जैसे ये बैटरी ऐसे है, ये बैटरी ऐसे है, और ये फिर तीसरी बैटरी ऐसे है, R1, R2, R3, E1, E2, E3। अब ये पूछा है कि नेट ईएमएफ कितना होगा, तो करंट आई फ्लो करवा दो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। यहां शुरू करो, माइनस आई R1 प्लस E1 माइनस आई R2 माइनस E2, अपोजिट पोलैरिटी इधर से इधर आएंगे, माइनस E2 प्लस माइनस आई R3 प्लस E3। तो यहां पर देखो आप, ये इक्वेशन बनी E1 माइनस E2 प्लस E3 और माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट ये आएगा, E1 माइनस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर हमें एक चीज समझने को मिली कि आप चाहे पोलैरिटी कुछ भी रखो, नेट रेजिस्टेंस तो इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ईएमएफ नेट में जो सेम पोलैरिटी में है वो पॉजिटिव होगी और जो अपोजिट पोलैरिटी में है वो नेगेटिव होगी। अगर आपने इस वाले को पॉजिटिव ले लिया है अब E3 को, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको नेगेटिव ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर इसको पॉजिटिव लिया है तो इक्विवेलेंट डायग्राम में इधर पॉजिटिव ही रखना, ठीक है। तो ये ईएमएफ बन जाएगा इसका। तो इस तरह का होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं वर्बली, आप उसको सुने और नोट करें और फिर इसका सॉल्यूशन मुझे भेजें। n identical batteries are connected in series. Identical battery EMF E, internal resistance R are series. Then find E equivalent and R equivalent. अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि इन द अबव क्वेश्चन इफ small m out of small n batteries are in reverse direction, then find R equivalent and EMF equivalent। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें और अब हम आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे मान लो हम दो बैटरी से शुरुआत करते हैं या फिर दो बैटरियां लगाते हैं पैरेलल में। तो जैसे
ये एक बैटरी है, आप रेजिस्टेंस किधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसके साथ ये एक बैटरी है, और ये दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप। इसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2, और ये पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूं यहाँ पे कैपिटल R का, ये लेके ही मुझे इसका नेट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट निकलेगा। ये लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आपने ले लिया है, और अब मुझे इसका नेट ईएमएफ निकालना है ना। तो मतलब ये जो सर्किट है, इस दोनों बैटरी को रिप्लेस आप एक बैटरी से करें और सेम करंट इस R में फ्लो हो। जैसे एक बैटरी से कैसे रिप्लेस करेंगे इसको, तो एक बैटरी से ऐसे रिप्लेस करेंगे कि भाई इन दोनों के बजाय एक ही बैटरी है, जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, और करंट अब भी I ही फ्लो हो रही है ना। तो I कितना होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो ये I होगा कि नहीं होगा भाई, अगर मैं दोनों की जगह एक बैटरी लगा दूं E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट की, तो ये करंट फ्लो होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस सर्किट से करंट फाइंड कर लेता हूं और उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, I ही होगा, इसमें I कर रहे तो इसमें भी I होगा, और इधर गया I में से I1 और इधर गया I2, है ना, है कि नहीं। अब मैं यूज करता हूं KVL, और वो भी बाहर वाले सर्किट में। किसमें, बाहर वाले सर्किट में, मतलब इस सर्किट में KVL यूज करते हैं, उसके बाद हम अंदर वाले में यूज करेंगे इसमें। तो KVL, चलिए भाई बोलिए, यहां से शुरू करें। E1 माइनस I1 R1, फिर हम यहां पहुंच गए माइनस IR इक्वल टू 0, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, और यहां से मैं निकाल लेता हूं I1 कितना होगा, यहां पे I1 हो जाएगा E1 माइनस IR अपॉन R1। अब नीचे वाले में यूज करते हैं KVL, इस वाले सर्किट, ये मैं लूप ले रहा हूं KVL का। तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2 माइनस IR इक्वल टू 0। तो यहां से I2 कितना हुआ, E2 माइनस IR अपॉन R2। और अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, तो इधर क्या बच जाएगा, I1 प्लस I2, और इधर क्या आ जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I R इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अच्छा, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I1 I2 I के बराबर है ना, तो इसको I रख दो, दिस इज I, और इधर भी एक I है तो उसको भी इधर ले आओ, तो I प्लस IR इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2।
आई को आप कॉमन ले लें इसमें, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन R1 प्लस आर अपॉन R2 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यही बचेगा। तो यहां से I क्या मिला आपको, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो क्या अब हम कंपेयर कर सकते हैं अपने इस फॉर्मूले से इसको? तो अभी तक हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर R प्लस आर इक्विवेलेंट है, लेकिन यहां पर 1 प्लस समथिंग टर्म आ गई। यहां पर मेरे को इस R को सेपरेट करना पड़ेगा, तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, ये कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लूंगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 में क्या ले लूंगा यहां पे कॉमन। तो I क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये मैंने कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचा, यहां 1 था तो यहां पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यहां क्या बचा प्लस R। अब इसके साथ कंपेयर हो रहा है। अब कैसे कंपेयर हो रहा है देखना, कि अब जो I है वो आया आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मेजर डिवाइडेड बाय, जो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन R1 प्लस, नहीं सॉरी, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस कैपिटल R। अब आप कंपेयर करें। अब E देखो, R को पकड़ के चलो, तो ये R है, तो इसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, प्लस R इक्विवेलेंट। तो ये जो चीज है ये प्लस R इक्विवेलेंट है, और ऊपर जो लिखी हुई है ये क्या है, E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना आया यहां पे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और अगर ऐसे n जुड़े हुए हैं तो ऐसे आप सिमिलरली आप जोड़ते जाएं, अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ऐसे n टर्म जोड़ दें, तो ये हो गया E इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या आया यहाँ पे, तो R इक्विवेलेंट आया यहाँ पे 1 अपॉन R1, नहीं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप उल्टा कर लें, तो इसको 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो देखो E इक्विवेलेंट तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये तो ऐसा ही है, लेकिन R इक्विवेलेंट में आप ऐसा शॉर्ट याद रख सकते हैं कि जब बैटरीज पैरेलल में होती है तो उनके रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होते हैं और पैरेलल के हिसाब से जुड़ेंगे। तो देख सकते हैं पैरेलल में ऐसे ही जुड़ते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, तो ऐसे ही जुड़ेंगे, और बैटरी का ईएमएफ ऐसे ही जुड़ेगा। अब इसमें भी वही फंडा है, अगर सेम डायरेक्शन में सब जुड़े हुए हैं तो E1 E2 सब पॉजिटिव होंगे, और कोई एक आधा या 2-3 उल्टे सीधे हो गए अपोजिट पोलैरिटी में, तो E2 की जगह या फिर E3 की जगह -E3 -E4, ठीक है। तो पोलैरिटी का भी आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बैटरीज को सॉल्व किया जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं, एन आइडेंटिकल बैटरीज आर इन पैरेलल,
internal resistance small r, EMF E, then find E equivalent and R equivalent. So this is the question for today's session. I hope you enjoyed. Thank you for and good luck for next exam, and bye bye till next class. Okay.